डायबिटिक रेटिनोपैथी यानी कि आपकी आँख के पर्दे के ऊपर जो शुगर का असर आ गया, पेशेंट वहाँ उस स्टेज तक पहुँचता कैसे है। एक नॉर्मल पेशेंट की जो ब्लड शुगर लेवल होती है वो होती है 5.5-6 के आसपास। डायबिटिक पेशेंट के लिए हम उसको 7 तक एक्सेप्टेबल मान लेते हैं। इसमें होता क्या है कि जो ये शुगर है ये हमारे आँख के लेंस के अंदर चली जाती है और हमारी आँख के चश्मे का नंबर चेंज हो जाता है और पेशेंट को चश्मे का नंबर चेंज करने के बाद भी क्लियर नहीं दिखता। तो ये डायबिटिक रेटिनोपैथी की या जो आँख पे शुगर का असर आना है, एक तरीके से आप मानिए कि ये एक शुरुआती लक्षण है कि अचानक से धुंधला हुआ, शुगर कंट्रोल करी, फिर ठीक हो गया। लेकिन अगर पेशेंट्स इस स्टेज पर भी अपनी शुगर का ध्यान नहीं रखते, डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं रखते, तो फिर पीछे का जो रेटिना है उसके ऊपर असर आना शुरू हो जाता है और उसमें मेन जो असर है जिसको हम कहते हैं डायबिटिक मैकुलर एडीमा, और सेकंड के पर्दे के ऊपर नई खून की नाड़ियां बननी शुरू हो जाती हैं। तो देखिए, दो स्टेजेस होती हैं, डायबिटिक मैकुलर एडीमा और नियोवैस्कुलराइजेशन ऑफ आइरिस। ये हमारा नॉर्मल रेटिना का स्कैन है और ये पर्दे के अंदर अब पानी इकट्ठा हो गया, इसको कंडीशन को हम कहते हैं डायबिटिक मैकुलर एडीमा। अब ये देखिए, इसी मैकुलर एडीमा के अंदर ये जो पीला पीला आपको दिख रहा है इसको हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉल, के पर्दे के ऊपर सूजन के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल भी इकट्ठा हो गया है। अब यहाँ पर देखिए, ये बन रही हैं नई खून की नाड़ियाँ जिसको हम कहते हैं नियोवैस्कुलराइजेशन ऑफ रेटिना, यानी कि नई खून की नाड़ियाँ पर्दे के ऊपर बननी शुरू हो गई हैं। अब ये जो नई खून की नाड़ियाँ बनती हैं ये कोई हेल्दी ब्लड वेसल नहीं होते, ये बड़े फ्रेजाइल होते हैं और इनमें से कभी भी ब्लीडिंग होने का रिस्क होता है। तो मेनली आई की जो नज़र है, जो विजन, इन दो चीज़ों की वजह से अफेक्ट होती है और इन्हीं दोनों इंडिकेशंस के लिए इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो आज हम ये इंजेक्शन कौन कौन से तरीके के अवेलेबल हैं, कितने टाइप के इंजेक्शन हैं, किस फ्रीक्वेंसी में लगने हैं, इनकी कॉस्ट क्या है और क्या ये इंजेक्शन पेशेंट को लाइफ टाइम लेने पड़ेंगे, इन्हीं सब टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, ये इंजेक्शन पहली चीज़ के आँख के अंदर लगते हैं और ये दो तरीके के अवेलेबल होते हैं। पहला होता है एंटी वेजेफ और सेकंड होते हैं स्टेरॉयड इम्प्लांट। तो एंटी वेजेफ इंजेक्शंस जो होते हैं, इसमें जब ये डायबिटिक रेटिनोपैथी के चेंजेस आ रहे होते हैं तो हमारी आई के अंदर एक वेजेफ नाम का हार्मोन रिलीज होता है। तो ये एंटी वेजेफ इंजेक्शन उस हार्मोन की एक्टिविटी को ब्लॉक करते हैं। तो अब देखिए, इसमें जो एंटी वेजेफ इंजेक्शंस हैं वो कितने तरीके के होते हैं। तो इसमें 4-5 तरीके के एंटी वेजेफ इंजेक्शन हैं। जब ये इंजेक्शन हमने 2003 या 4 में जब हमने ये शुरू किए थे तो उस टाइम पे अवेस्टिन नाम से ये इंजेक्शन आता था। आज की डेट में वो ऑफ लेबल है, यानी कि हम बहुत ज़्यादा उसको यूज़ नहीं करते हैं बिकॉज वो आँख के लिए रिकमेंडेड नहीं है। उसके बाद इसमें आया एक्सेंट्रिक्स करके एक इंजेक्शन है जो हम रूटीनली यूज़ करते हैं। सेकंड इसके अंदर है आइलिया इंजेक्शन। थर्ड अभी जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है एक पेजेनेक्स, इसके अंदर जो कंपाउंड है ब्रॉलीसुजुमैब। और अभी जो लास्ट आया है वेबमाइसो, इसके अंदर है फार्सीमैब। बट ये चारों पांचों इंजेक्शन सारे एंटी वेजेफ कैटेगरी के अंदर हैं, बट इनमें कुछ कुछ एक फ़र्क है। जैसे जो एक्सेंट्रिक इंजेक्शन है उसकी जो एक्शन ऑफ ड्यूरेशन है वो रफली 1 महीना 4 वीक्स के आसपास ये लास्ट करता है। उसके बाद जो इंजेक्शन आया है आइलिया, उसकी जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो है 4 to 6 वीक्स और एक्सेंट्रिक्स के मुकाबले या रेनिजुमैब के मुकाबले स्लाइटली स्ट्रॉन्गर मॉलिक्यूल है। थर्ड जो आया है इंजेक्शन पेजेनेक्स ब्रॉलीसुजुमैब, इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो रफली 2 मंथ्स के अराउंड है और ये काफ़ी स्ट्रॉन्गर मॉलिक्यूल है। तो जहाँ पर जिन केसेस में रेनिजुमैब और आइलिया जहाँ पर नहीं काम कर रहा होता है वहाँ पर हम पेशेंट्स को पेजेनेक्स की एक ऑप्शन देते हैं बिकॉज ये एक स्ट्रॉन्गर मॉलिक्यूल है, तो ये पेशेंट्स इस इंजेक्शन से थोड़ा बेटर रिस्पॉन्ड करते हैं। फोर्थ और लास्ट इस एंटी वेजेफ कैटेगरी में जो इंजेक्शन अभी आया है उसका नाम है फार्सीमैब या वेबमाइसो। ये इंजेक्शन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एंटी वेजेफ कैटेगरी में है और इसमें एक एडिशनल एंजियोपोइटिन करके एक हार्मोन होता है, उसको भी ब्लॉक करने की टेंडेंसी है और इसकी जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो रफली 2 to 3 मंथ्स के आसपास है।
तो यानी कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ जो पेशेंट को इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे वो कम है। और जहाँ पर रेनिजुमैब या आइलिया जो है वो काम नहीं करता है, वहाँ पर ये वेबमाइसो भी एक ऑप्शन है पेशेंट के डायबिटिक रेटिनोपैथी को ट्रीट करने के लिए। सेकंड होता है स्टेरॉयड इम्प्लांट। इसके अंदर डेक्सामिथाजोन का जो इम्प्लांट है वो हम आँख के अंदर इंजेक्ट करते हैं और उसमें एंटी वेजेफ के अलावा और बहुत सारे एंटी इन्फ्लेमेटरी जो हार्मोन्स आई के अंदर होते हैं उनको ब्लॉक करने की या ट्रीट करने की टेंडेंसी होती है, जिससे जो डायबिटिक मैकुलर एडिमा है, जो पर्दे के ऊपर सूजन आई हुई है, उसको रोकने में काफ़ी हेल्प मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि ये जो इंजेक्शन हैं ये कितना फ्रीक्वेंटली लेने पड़ते हैं हमें। तो इसमें देखिए डिपेंडिंग ऑन कौन सा इंजेक्शन पेशेंट के लिए एडवाइस किया है, फ्रीक्वेंसी मैटर करती है और डिजीज़ कितनी अग्रेसिव है। बट शुरू में जब हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंजेक्शन जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा जल्दी लगानी पड़ती है, यानी कि हो सकता है शुरू के 3-4 इंजेक्शन जो हैं एवरी मंथ लेने पड़ें। जैसे आपको हमने एक इंजेक्शन हमने आज लगाया, फिर अगले महीने लगाया, फिर अगले महीने लगाया, और हर विज़िट पर हम पेशेंट की मॉनिटरिंग करते हैं कि जो भी इंजेक्शन हम पेशेंट को एडवाइस कर रहे हैं वो कितना इफ़ेक्टिव हो रहा है। तो कई केसेस में होता है, मान लीजिए हमने रेनिजुमैब से स्टार्ट किया और 2 इंजेक्शन के बाद पेशेंट को उतनी अच्छी रिस्पांस नहीं आई जितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो 2 या 3 इंजेक्शन के बाद हम इंजेक्शन स्विच भी कर सकते हैं। यानी कि एक इंजेक्शन हमने जो चूज़ किया हम किसी और के ऊपर स्विच कर सकते हैं अगर पेशेंट को उस इंजेक्शन से रिस्पांस नहीं आ रही है। तो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो है हर पेशेंट के हिसाब से हमें इंडिविजुअलाइज करना पड़ता है कि वो कैसे किस किस इंजेक्शन को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। सेकंड, इसमें पेशेंट्स का क्वेश्चन होता है कि डॉक्टर साहब ये इंजेक्शन क्या मुझे लाइफ लॉन्ग लेने पड़ेंगे, क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि ये हर महीने 2 महीने पे लेना होगा, तो ये लाइफ लॉन्ग चलेगा क्या ट्रीटमेंट? तो इसमें देखिए ऐसे है कि कोई भी डिजीज़ जो होती है, जैसे इसमें डायबिटिक रेटिनोपैथी है, ये भी फेजेस में चलती है। तो एक इसका जो अग्रेसिव फेज़ होता है जहाँ पे नज़र को नुकसान होने का सबसे ज़्यादा रिस्क रहता है, वो फेज़ हमें बहुत ध्यान से ट्रीट करना होता है और वो फेज़ रफली 4 से 5 साल के आसपास लास्ट करता है। तो जब हम पेशेंट का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो इनिशियली 1 साल में जो रिक्वायरमेंट है इंजेक्शन की वो थोड़ी ज़्यादा रहती है। मतलब डिपेंडिंग ऑन कौन सा इंजेक्शन हमने पेशेंट के लिए चूज़ किया है, इनका नंबर 4 से लेके 7-8 तक हो सकता है फर्स्ट ईयर के अंदर। जैसे जैसे ट्रीटमेंट प्रोग्रेस करता है नंबर ऑफ इंजेक्शन की जो रिक्वायरमेंट है वो कम होती रहती है। बट ये जो इंजेक्शन की रिक्वायरमेंट है ये कम जो हो रही है, इसमें बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं कि पेशेंट की डायबिटीज़, पेशेंट का किडनी का स्टेटस, पेशेंट का ब्लड प्रेशर और बाकी सारे पैरामीटर्स किस हद तक कंट्रोल हैं। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि जी डॉक्टर साहब ये इंजेक्शन लगेगा कैसे? तो जी ये इंजेक्शन आँख के अंदर लगता है और ये सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है कि डॉक्टर साहब आँख में इंजेक्शन लगेगा। तो देखिए इसमें मैं पेशेंट्स को ये बताऊं कि ये इंजेक्शन हम जिस टेक्निक से लगाते हैं ये ऑपरेशन थिएटर में लगता है, फुली स्टेराइल प्रिकॉशन लेके लगाते हैं, और जिस निडल से हम ये इंजेक्शन लगाते हैं वो एकदम बारीक निडल होती है, उसको मैं बोलता हूँ मॉस्किटो बाइट, जैसे मच्छर काटता है बस उतना ही इसमें पेन होता है। और इंजेक्शन लगाने से पहले इसमें हम आँख जो है आपकी एक सुन करने वाली जो एनेस्थेटिक ड्रॉप्स हैं उनको डाल के सुन कर देते हैं। तो बाई एंड लार्ज जब हम ये इंजेक्शन लगाते हैं तो कोई पेन नहीं होता है। लास्ट में आता है कि डॉक्टर साहब आप इसको बार बार इंजेक्शन हमें आँख में लगाने पड़ेंगे, तो इसका रिस्क क्या है, इंजेक्शन के क्या रिस्क हैं? तो देखिए कोई भी हम प्रोसीजर करते हैं तो उसमें एक रिस्क होता है इन्फेक्शन का, कि आँख के अंदर इन्फेक्शन हो जाए। बट इंजेक्शन के केस में ये क्योंकि हम फुली स्टेराइल प्रिकॉशन के साथ लगाते हैं तो इन्फेक्शन की रिस्क काफ़ी कम है। आप इसको मान सकते हैं 1 in 10,000, काफ़ी कम रिस्क है। सेकंड एक रिस्क होती है रेटिनल डिटैचमेंट की, कि अगर पर्दा अपनी जगह से कहीं हिल जाए ड्यूरिंग इंजेक्शन। बट अगर वो भी जो है कि अगर एक्सपर्ट हैंड्स में हम लोग लगा रहे हैं तो वो रिस्क भी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। बट अगर ये इंजेक्शन हम फ्रीक्वेंटली लगा रहे हैं तो कैटरेक्ट बनने का एक रिस्क रहता है। बट वो कैटरेक्ट का जो रिस्क है वो इतना बड़ा रिस्क नहीं है, क्योंकि वो फुली ट्रीटेबल है, उसकी सर्जरी करके हम एक आर्टिफिशियल लेंस लगा के उसको ट्रीट कर सकते हैं। अब जो सेकंड मोड ऑफ इंजेक्शन मैंने आपको बताया, स्टेरॉयड इम्प्लांट जो है,
ये जो इम्प्लांट एक स्टिक की तरह होता है और एक ये थोड़ी सी इसकी निडल जो है ये मोटी होती है और इसको हम आँख के अंदर इम्प्लांट को इंजेक्ट कर देते हैं। इस इंजेक्शन का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये कि ये 2.5 से 3 महीने तक काम करता है और इसको बार बार लेने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस इंजेक्शन के जो मेन साइड इफ़ेक्ट्स हैं ऑज़ुडेक्स इम्प्लांट के, वो 2 मेन साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि किसी किसी केस में आँख का प्रेशर बढ़ जाता है और कैटरेक्ट बन जाता है। बट ज़्यादातर केसेस में जहाँ पर ये प्रेशर अगर बढ़ता है तो वो आई ड्रॉप से कंट्रोल हो जाता है और कैटरेक्ट का तो ऑपरेशन सिंपल सा होता है, वो हो जाता है। बट ऐसा नहीं है कि हमने एक इंजेक्शन लगाया और उसी में ये दोनों कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगी। इन दोनों की जो कॉम्प्लिकेशंस की जो रिस्क है वो भी काफ़ी कम है। और ये इंजेक्शन लगाने में टोटल 30 सेकंड से 1 मिनट का टाइम लगता है। बहुत ही छोटा सा प्रोसीजर है, बट ऑपरेशन थिएटर में इसलिए करते हैं जिससे कि प्रिकॉशंस सारी ले सकें। तो देखिए, इस वीडियो में मैंने इंजेक्शन रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो आपको बताई, और ये बार बार डायबिटीज़ के रिलेटेड जो हम आपके साथ पॉइंट शेयर करते हैं उसका पर्पस यही है कि आप इस इंजेक्शन वाली स्टेज तक पहुँचे ही ना, आप अपनी शुगर का कंट्रोल रखें। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ये हमने कहावत सब लोगों ने सुन रखी है, लेकिन इसको हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। अगर आप अपनी डायबिटीज़ का ध्यान रखें तो काफ़ी हद तक आप जो डिजीज़ की अग्रेसिव नेचर है, जो ब्लाइंड करने की जो टेंडेंसी है इस डायबिटिक रेटिनोपैथी की, उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। बट इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी हो गई तो आप एकदम डिसहार्टेंड हो जाएं, निराश हो जाएं। ट्रीटमेंट ऑप्शंस इसके अवेलेबल हैं। आज हमने आपके साथ सिर्फ एक ट्रीटमेंट ऑप्शन इंजेक्शंस के बारे में डिस्कस किया है। आगे और इसके अलग अलग जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं उनके बारे में भी हम डिटेल में आपके साथ बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।